नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 30 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये कल बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि एईडीओ का एग्ज़ाम जो है वो स्थगित कर दिया गया है, जिसके पीछे कोई कारण तो नहीं बताया गया, लिखा गया अपरिहार्य कारणों से, यानी कि कारण नहीं बताया गया। लेकिन जैसा माना जा रहा है कि बिहार में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और 6 दिनों का यह एग्ज़ाम है, इसलिए और काफ़ी सारे बच्चों का एग्ज़ाम है, इसलिए इसको कैंसिल किया गया है। और हर कैंडिडेट का एग्ज़ाम 2 दिनों में होना था, तो 2 दिन कहीं पर ठंड में रुकना ऐसे शहर में जहाँ पर कोई रहने का ठिकाना ना हो, थोड़ा सा कठिन होता है। तो शायद माना जा रहा है कि इसी कारण से इसको किया गया है स्थगित। देखिए, एक चीज़ मैं समझाता हूँ, अब बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होगा जिन्हें 72 देना होगा या जिन्हें यूपीएससी देना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनको यूपीएससी प्रीलिम देना है 2026 मई में, और 72 बीपीएससी देना है। कब देना भाई? तो आपको देना है सितंबर 2026 में। तो ये एग्ज़ाम कब संभावना बन रही है? क्योंकि जब भी होगा 6 लगातार दिन चाहिए इसको, और ये आसान नहीं होता है 6 लगातार दिन। तो फरवरी में संभावना कम लग रही है, क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं बहुत सारे। तो मार्च में संभावना बन रही है और अप्रैल में, लेकिन मार्च में भी फिर बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है और वो भी लगातार में ही होता है, उसमें भी कोई ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। बीच में एक पेपर में 1 दिन का 2 दिन का गैप हो गया तो वो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा लंबा गैप उसमें भी नहीं होता है। और उसके साथ साथ कई और मेंस एग्जामिनेशन हैं मार्च अप्रैल के समय में। तो इसके कारण से समय जो है वो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अप्रैल से पहले संभावना बन रही है। इसलिए अप्रैल तक अगर आप एईडीओ में लगे रहेंगे, और जिन्हें 72 देना मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको पढ़ने के लिए समय तो बहुत कम मिल पाएगा। फिर से आप केवल प्रीलिम का पढ़ करके जाएंगे एग्ज़ाम में। तो थोड़ा सा समय को डिवाइड करके आप पढ़िएगा। डेली 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लिया मैथमेटिक्स का, वो अलग है। मैथ्स और रीजनिंग और लैंग्वेज का ही तो आपको करना है। तो डेली 1-2 घंटा प्रैक्टिस का एक सेशन बना लीजिए कि मुझे 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करना है। बाकी उसके अलावा जो जीएस का पेपर है वो तो आपका इसमें भी वही है, बीपीएससी में भी वही है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, आंसर राइटिंग करें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, सब्जेक्ट का अध्ययन डिटेल में करें जिस प्रकार से बीपीएससी के लिए किया जाता है। क्योंकि जब किसी डेट के संभावना कम हो जाती है तो ये भी तो नहीं पता है कि मई से पहले भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं, है ना। एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन हम उसके पीछे कब तक वेट कर सकते हैं। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे मैं उनके लिए कह रहा हूँ। जो लोग यूपीएससी वगैरह का सोच रहे हैं तो आप तो फिर तो अभी सोचिए ही मत एईडीओ का, क्योंकि आपका वो समय निकल जाएगा जिसमें यूपीएससी के लिए पढ़ना होता है। ये जनवरी से मई तक का ही समय होता है, 5 मंथ। इसी 5 मंथ में कंप्लीट रिवीजन जो होता है सीसेट के साथ में, वो इसी में होता है। इसलिए जिनका यूपीएससी है तो आप एईडीओ को रहने दीजिए, उस पर लग जाइए अगर आपका मुख्य फोकस है वो। तो अगर जॉब है तब तो एईडीओ भी थोड़ा सा कठिन ही होगा। तो दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। इस पर आज एक अलग से ही मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें समझा दूंगा मैं कि कैसे क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। आज का हेडलाइन देखिए क्या है। सबसे पहले चीज़ तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक स्ट्रेटजी रखिए अपने जीवन में कि जब भी इस तरह का कुछ होता है तो आपको क्या करना चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी खुद पर आधारित ही होती है कि आप अपने लिए क्या बेस्ट देख रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। एक दिन में डिसीजन लिया कीजिए कि मुझे ये चीज़ करना है, ठीक है, और उस पर फिर काम करना शुरू। इसी तरह से काम करना चाहिए। उहापोह में मत रहिए कि इधर भी जाना है उधर भी जाना है, फिर कहीं के भी नहीं रह पाते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन के खिलाफ समीक्षा करते हुए डिसीजन दिया है, जिसमें अरावली को लेकर के जो 100 मीटर की परिभाषा को मान्यता दी थी उस पर स्टे लगा दिया गया है। और उसके साथ में दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उन्नाव रेप केस में, उस पर भी उसने स्टे लगा दिया है। जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक, उनको अब जेल जाना पड़ेगा। फिर से उनके जो बेल मिला था उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, उसको कैंसिल कर दिया और कहा गया कि न्यायपालिका से भी गलतियां हो जाती है, जजों से भी गलतियां हो जाती है। अगर लोग विरोध नहीं करते, लोग आवाज़ नहीं उठाते तो अरावली मामले में भी यही कहकर निकल जाते क्या। तो इसलिए थोड़ा सा जन जागरूकता आवश्यक होता है। लोकतंत्र में जिंदा है तो बोलना ज़रूरी होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत खुद के डिसीजन का रिव्यू किया है, इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती है कि भाई अपने ही डिसीजन का रिव्यू आप करें। ठीक, जैसे कुछ समय पहले मैंने पॉलिटी में एक सवाल दिया था बच्चों को, पॉलिटी के 71 बीपीएससी टेस्ट वाले ग्रुप में, कि न्यायिक समीक्षा के बारे में बताएं। तो उसके जब कॉपीज़ को इवैल्यूएट कर रहा था मैं, तो बहुत सारे लोगों की परिभाषाएं मैंने काटी हैं। न्यायिक समीक्षा या किसी भी चीज़ का डेफिनेशन जब आप लिख रहे होते हैं तो उसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ कभी भी नहीं करते हैं। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य होता है कि किसी भी नियम, कानून, आदेश, शब्द है सारे आदेश, कोई आदेश जारी किया गया है तो वो भी, या संशोधन, संविधान का संशोधन हो रहा है तो वो भी, इन सभी का रिव्यू जब किया जाता है तो उसी को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी पूर्व के डिसीजन या वर्तमान के डिसीजन भी हो सकते हैं। जैसे जब आप पढ़ते हैं कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत गहरे डिसीजन आए हुए, बहुत लंबे समय तक बहस चलता रहा। फिर आप पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति संसद को है या नहीं है, इसको लेकर के भी 3-4 केसेज आपने पढ़े होंगे। फिर अंततः आता है केशवानंद भारती, जिसमें कहा जाता है कि बिल्कुल है, सभी भाग में, संविधान के सभी भागों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक समीक्षा का मिला हुआ है ना, वो आर्टिकल 13 में है, 32 में है, 226 में है, 137 में है, और उसके साथ साथ केशवानंद भारती केस भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत मदद करता है न्यायिक समीक्षा में, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का यूज किया गया था। मूल संरचना, जब भी न्यायिक समीक्षा पर सवाल आएगा तो मूल संरचना, केशवानंद भारती केस, नियम, आदेश, संशोधन, ये सब शब्दावली आपके आंसर में दिखने चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए आपके आंसर में, भले आप उसको इंट्रो में यूज करें, मेन बॉडी में यूज करें, या फिर उदाहरण देते समय यूज करें, लेकिन दिखना चाहिए, तभी जाके आपके आंसर का वेटेज बनता है। नहीं दिखेगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, भले ही आपने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो। ये हर सवाल की मूल आत्मा होती है एक, उसको ज़रूर टच करना चाहिए आपका आंसर। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एनपीए के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है, उसके बाद हम लोग भारत में कुछ पवित्र शहरों की मान्यता दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे, सिख धर्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो, और उसके साथ में फरवरी में भारत में अब तक का एआई का सबसे बड़ा ग्लोबल समिट हो रहा है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। अरावली पहाड़ियों में 100 मीटर खनन नियम पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, विशेषज्ञ पैनल का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दरअसल 20 नवंबर 2025 को, कब हुआ था ये फैसला, 20 नवंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों के आसपास 100 मीटर दूरी पर खनन प्रतिबंध की मंजूरी दी गई थी, लेकिन 29 दिसंबर 2025 को जनता का असंतोष और पर्यावरणीय चिंताओं का हवाला देकर इस पर स्टे लगा दिया गया। और कहा गया था इससे पहले में कि 100 मीटर की ऊंचाई तक के जो पहाड़ी एरिया हैं उन्हीं पर खनन, उनको भी उन्हीं को केवल पहाड़ी मानेंगे, नहीं तो उससे कम वाले सभी इलाकों में खनन को मंजूरी दे दी गई। जिसके पश्चात से केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं, हमारे पर्यावरण मंत्री, नाम भी नहीं पता होगा आपको, उन्होंने पहले आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके लागू होने से कितने बड़े हिस्से पर और भी ज़्यादा खनन होगा। ठीक है, तो जनता में रोष था। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन सभी जगहों पर बहुत बड़े स्तर के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। भले मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दिया, लेकिन बहुत बड़े स्तर के प्रदर्शन हो रहे थे, खास तौर से राजस्थान के जगहों में। ऑनलाइन भी देखने को आपको मिला होगा, सेव अरावली इत्यादि के ट्रेंड आपको। इसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अपने ही फैसले को पलटा और कहा है कि अभी हम वर्तमान में अपने फैसले पर स्टे लगा रहे हैं, उसको रद्द घोषित नहीं किया गया है। स्टे का मतलब होता है रोक, अभी हम इसको रोक रहे हैं। और उसने बोला कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, याद कीजिए उस पर आधारित प्रीलियम के क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं वीडियो, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो मैंने पिछले महीने आपको पढ़ाया था, अब उसके साथ उसने बोला है कि एक्सपर्ट एक पैनल गठित किया जाएगा जो इसको रिव्यू करेंगे कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए अरावली के साथ में। क्या अरावली की परिभाषा सही हो सकती है, किन एरिया में खनन को मंजूरी दी जानी चाहिए और किन एरिया में खनन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, किस हद तक खनन होना चाहिए और कहां तक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सुझाव देने के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठित करने की बात भी कही गई है।
पर्यावरणीय महत्व क्या है अरावली का, ये तो सभी को पता होगा। इसको ग्रीन वॉल भी कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। अगर ये ना रहे तो पूरा दिल्ली और उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, ये सब डेजर्ट हो जाएगा। ऊँट पर बैठ करके मैं अभी वीडियो बना रहा होता, क्योंकि इसी प्रकार का हाल हो जाता, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये डेजर्ट हो जाता। अरावली जो है वो डेजर्ट को बढ़ने से रोकता है, वर्षा को अधिक करवाता है, जिसके कारण से अच्छे खासे जल स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। पीने के पानी, खेतों के लिए पानी, नदियों के लिए पानी, ये जो पानी प्राप्त होता है इस एरिया में वो भी इसी के कारण से। मिट्टी जो सुरक्षित है वो भी इसी के कारण से, क्योंकि यह लैंड को 2 भागों में बांट देता है। ये राजस्थान है, यहाँ से गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक, इधर डेजर्ट दिखेगा आपको और इधर आपको हरी भूमियाँ दिखेंगी। हरी भूमियाँ दिखेंगी, बिल्कुल हरा हरा ग्रीन ग्रीन सा दिखता है। तो इसी के कारण से है अरावली एक तरीके से ग्रीन वॉल का काम करती है, जो राजस्थान के 12,081 पहाड़ियों में से 90% से अधिक को कवर करती, हवा का बैरियर है, जैव विविधता का केंद्र है, जल संरक्षण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वाटर कंजर्वेशन एंड क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है, विंड बैरियर का भी काम करता है ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ग्रीन वॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इसको कहा जाता है। FSI की रिपोर्ट के अनुसार से 1048 पहाड़ियाँ लाल झंडी उच्च जोखिम वाली हैं, जिसको रेड फ्लैग्ड कहा है FSI ने। वन सर्वेक्षण है ये, वन सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार को, उसने कहा कि अगर अरावली के साथ और छेड़छाड़ हुआ तो इसकी डाइवर्सिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। इस हद तक हो जाएगी कि फिर वहाँ से रिटर्न का कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जबकि 8.7% से कम सुरक्षित हैं। कोर्ट ने कहा कि पहाड़ियाँ अनिवार्य पारिस्थितिक रीढ़ हैं। क्या कहा? इनडिस्पेंसेबल इकोलॉजिकल बैकबोन इसको कहा जाता है। इंडिस्पेंसेबल बैकबोन कहा जाता है इकोलॉजी का। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो इस संपूर्ण एरिया पर लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ेगा। इंटरव्यू का सेशन जब मैंने लिया था तो उस दौरान मैंने पूछे थे, तो एक स्टूडेंट ने जवाब भी दिया था कि अरावली का क्या महत्व हो सकता है, क्यों चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीज़न है और कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। इसको 2 भाग में बांटकर मैंने समझाने का प्रयास किया था कि कोई भी टॉपिक जब आप इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं तो एक होता है फैक्ट, जैसे कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, कौन सी बहुत महत्वपूर्ण पीक है, किन राज्यों में है, किन राज्यों में है, कोई प्रमुख टाइगर रिजर्व है क्या इस एरिया में, जैसे सरिस्का वगैरह है क्या, या फिर कोई बहुत बड़ी झील है क्या, किस प्रकार के खनिज का खनन किया जाता है। ये सब फैक्ट्स एरिया हो गया। अब यहाँ पर एनालिटिकल आता है कि इसका महत्व क्या है हमारे लिए, महत्व क्या है, इसका पर्यावरणीय महत्व क्या है, इसका सामाजिक महत्व क्या हो सकता है, उसके साथ में बिहार के ऊपर में क्या कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। BPSC इंटरव्यू के लिए मैंने बताया था इसको कि सोचिएगा, इस प्रकार से सोचेंगे तो आपको पॉइंट्स अपने आप ही तैयार होने लग जाएंगे। तो इसे तैयार करने का प्रयास कीजिए। बिहार पर कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अरावली नहीं होने का इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ के मैदान पर ही पड़ेगा। तो बिल्कुल नॉर्थ के मैदान में बिहार भी स्थित है, तो उस पर भी इनडायरेक्टली प्रभाव तो पड़ेगा ही। विवाद का केंद्र 100 मीटर नियम की कमियां ही थी, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से कम की अगर कोई पहाड़ी है ऊंचाई के दृष्टिकोण से तो वहां पर खनन को मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अमिकस क्यूरी के तहत में, कि वैज्ञानिक मूल्यांकन की मांग की गई थी और इसमें उसने कहा है कि बिल्कुल एक्सपर्ट पैनल हम गठित करने जा रहे हैं जो CEC के साथ मिलकर के काम करेगा। केंद्रीय सशक्तिकरण समिति, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इसको कहा जाता है। मैंने आप सभी को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के बारे में नवंबर 2025 वाले वीडियो में पढ़ाया है और उस दौरान मैंने बताया था कि इस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से हुआ था। बहुत पावरफुल कमेटी है। फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब इसका स्थापना हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में एक्ट बना करके इसको और भी ज़्यादा शक्तियाँ दी। लेकिन जब इसको शक्तियाँ मिली तो इसने सरकार के कई सारे प्रोजेक्ट पर रेड फ्लैग दिखाने शुरू कर दिए कि ये आप सही नहीं करें, पर्यावरण का इसमें नुकसान हो रहा है। तो फिर सरकार को लगा कि इस प्रकार की समिति जो है वो हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे डेवलपमेंट के कार्यों में बाधा बन रही है। तो सरकार ने कोशिश किया कि CEC को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण यह चर्चा में आया था और 2025 नवंबर में मैंने, पिछले ही महीने नवंबर में मैंने आपको CEC के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो CEC के साथ मिलकर के अब एक एक्सपर्ट पैनल गठित किया जाएगा जो 21 जनवरी 2026 तक सुनवाई करके अपना रिपोर्ट पैनल सौंप देगी और उसी के आधार पर फिर यह कोशिश किया जाएगा कि क्या इसका समाधान निकलना चाहिए।
तो फिलहाल एक्सपर्ट पैनल को छोड़ देते हैं, अब उस हिस्से को समझते हैं जो आपके गवर्नेंस पॉलिटी का हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा किस संवैधानिक अनुच्छेद या प्रावधान के तहत करता है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल और प्रोविजन डज द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन। अब इसको जरा हम लोग समझेंगे। आर्टिकल 137 इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल 137 है। आर्टिकल 137 इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रावधान बनाया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन का खुद से ही रिव्यू करके उसको खारिज कर सकती है, उस पर स्टे लगा सकती है, उसको जारी रख सकती है, या फिर उसको वापस ले सकती है, या फिर उसको बड़े संवैधानिक बेंच के पास भेजा जा सकता है। कुछ भी किया जा सकता है। अपने डिसीजन पर हर तरह की सुनवाई वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून या अनुच्छेद 145 के नियमों के अधीन रहते हुए कोर्ट अपने फैसले की कंप्लीट तरीके से रिव्यू कर सकता है और उसको बिल्कुल ही पलट सकता है, रोक सकता है। हर प्रकार के उसको अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल 137 बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखिएगा इसको, क्योंकि इतना बड़ा यह डिसीजन पलटा गया है। और ये भी दिखाता है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं बहुत जल्दबाजी में फैसले लेती है। ज़रूरी है क्या कि न्यायपालिका के फैसले के बाद लोग प्रदर्शन करें, आवाज़ उठाएं, तब जाके न्यायपालिका का फैसला पलटे? फैसला लेते समय ये क्यों नहीं ध्यान में रखा गया, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी कमियां हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। जब मैं आपसे सवाल लिखवाता हूं कि न्यायपालिका की कमियों के बारे में लिखिए, तो वहां पर आप इस प्रकार की चीज़ों की अब चर्चा जरूर करेंगे, रेफरेंस अवश्य ही देंगे। यह शक्ति कोर्ट को त्रुटियों को सुधारने या नई परिस्थितियों के आधार पर पुनर्विचार करने की अनुमति देती है, लेकिन यह समिति आधारों पर ही लागू होती है, जैसे रिकॉर्ड, अस्पष्ट त्रुटि, बिल्कुल सही फैक्ट और सही प्रकार के चीज़ों के आधार पर ही अपने फैसलों का रिव्यू किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ठीक है। कैसे काम करता है? मूल निर्णय देने वाली बेंच के समक्ष दायर की जाती है। यह पूर्ण अपील नहीं है बल्कि सीमित पुनर्विचार होता है। यदि खारिज हो जाए तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है। ऐसे कई सारे मामले देखे गए, जैसे अभी का एक मामला है। इससे पहले राशिद अहमद बनाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी एक मामला था जिसमें ये चीज़ कहा गया था। इसके अलावा तो रूल, नियम, कानून हैं जो आपको पढ़ने नहीं हैं। अनुच्छेद 145 कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति है जो प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, और 142 जो है वो कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा को केंद्रित करता है। 142 बहुत पावरफुल है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार के डिसीजन, किसी भी प्रकार के चीज़ों को लागू कर सकती है, और बहुत पावरफुल यह आर्टिकल माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्लीट जस्टिस इसको कहा जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर फॉर कंप्लीट जस्टिस कहा जाता है। पूर्ण न्याय के लिए असाधारण शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती हैं, जिसके तहत वो किसी भी चीज़ का रिव्यू कर सकती है, किसी भी चीज़ का डिसीजन दे सकती है। अगर किसी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है तो उस पर भी वो डिसीजन दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट एनपीए ऑफ बैंक। ये कम हो गया है। इसमें कहा गया है कि भाई 2.1% पर पहुंच गया। ग्रॉस एनपीए बैंकों का जो है ग्रॉस एनपीए यह काफ़ी कम हो गया है। आरबीआई की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। ज़रा इसको ट्रेंड को ज़रा ध्यान से देखिए। 2011-12 में 2.2% था। स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा कि न्यूज़पेपर की कटिंग है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बढ़ गया है ये, ठीक है, फिर कम हो गया। अगर मैं इस प्रकार से बनाऊं तो इस तरह से बढ़ गया है, फिर कम हो गया है। ठीक है। तो यानी कि एक पीक है, पीक ईयर है 2017-18। इस समय एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी समय भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रधनुष के तहत में 1 लाख करोड़ रुपए की मदद की थी बैंकों की। 1 लाख करोड़ की मदद की थी, और इसके बाद बैंकों को मर्ज किया गया। जैसे कैनरा बैंक में कई सारे बैंकों को मिलाया गया, इलाहाबाद बैंक और कई सारे बैंकों को जोड़ा गया, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि बैंकों को जोड़ दिया गया। तो बहुत सारे सरकारी बैंक मौजूद थे जिन सभी को जोड़ा गया। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सरकार ने एनपीए सुधार के लिए 2018 के बाद क्या क्या स्टेप उठाए हैं। तो उसके बाद अगर आप एनपीए देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो करके आ गया है। कहाँ पर? तो बिल्कुल 2.2% पर पहुँच गया। जो 2010-11 का आंकड़ा था वहाँ तक हम फाइनली पहुँच गए हैं। एनपीए है किस चिड़िया का नाम? एनपीए किस चिड़िया का नाम है? एक शब्द में बताऊं, वैसे परिभाषा सही लिखनी चाहिए लेकिन समझने के लिए मैं बताता हूं। एनपीए का मतलब होता है ऐसे लोन जो क्या हो, जो डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। अभी बताऊंगा, दिन के हिसाब से भी है। लेकिन किसी ने लोन लिया बैंक से, ना तो उसका ब्याज जा रहा है बैंकों को और ना तो लोन लौटाने गया, तो वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। एसेट्स, एनपीए
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, एसेट्स। 2017-18 में आपको दिख रहा है एनपीए कहाँ पर है ना। तो 2019 के यूपीएससी प्रीलिम में एक सवाल पूछा यूपीएससी वालों ने, क्या पूछा होगा, इतना एनपीए चर्चा में था, उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि बैंकों का कैपिटल क्या होता है, लोन होता है या जो आप बैंक में जमा करते हैं वो होता है, बैंक किससे पैसा कमाती है, जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा रखते हैं वो लाइबिलिटी है बैंकों का, उस पर उनको खर्चा होता है, उससे वो अर्न डायरेक्टली नहीं करके खर्चा ज़्यादा होता है उनका, उन पर आपको पैसा देना पड़ता है, भले ही 5% दें, जैसे फिक्स डिपॉजिट में 6.5% के करीब में है, 6.8% के आसपास है। तो ये क्या है, बैंकों की लाइबिलिटी है, जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। बैंक कमाते किससे हैं, तो वो क्या है, ऋण, ऋण, उसको लोन, जो आप लोन लेते हैं बैंक से, हाउस लोन, कार लोन, उद्योगपति जो लोन लेते हैं बड़े बड़े, या एग्रीकल्चर लोन, स्टूडेंट लोन, स्कॉलरशिप वाले कई सारे होते हैं, कृषि के लिए लिए जाते हैं। तो ये जो लोन लेते हैं ना आप तरह तरह के बैंकों से, उसी से बैंक अर्न करते हैं। आम इंसान तो छोटे लोन लेता है, बड़े उद्योगपति ज़्यादा बड़े लोन लेते, फिर उनका लोन माफ़ भी कर दिया जाता है चुपचाप से। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो ऋण होते हैं ना, जो बैंक बांटता है, वही उसका सबसे मेन आय का स्रोत होता है। यही यूपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछा, जो अच्छे खासे एक्सपर्ट लोग भी गलत करके आ जाते हैं, जबकि बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये। तो एनपीए इसी कारण से नुकसानदेह होता है कि जो बैंकों ने इन्वेस्ट किया, आपको लोन दिया बैंक ने, अगर उसके बदले में उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, बैंक बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको कमाई हो ही नहीं रही, खर्चा तो हो ही रहा है, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उस पर वो अपना पैसा तो दे ही रहा है आपको, ब्याज तो दे ही रहा है आपको, आपके फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा है उस पर भी आपको ब्याज तो दे ही रहा है आपको। आपको जो ऋण दिया है उसने, जिससे उसका इनकम आ रहा था, अगर वही कम हो जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये कम रहे, ताकि बैंक सुचारू ढंग से चल पाएँ, और अगर बैंक सही से नहीं चलेंगे तो देश की इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रुक जाती है। बैंकों के एनपीए में बहुदशकीय न्यूनतम स्तर 2.1% में पहुंच गया है। आरबीआई का यह रिपोर्ट है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम एग्जाम में, क्योंकि आरबीआई का ये रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि बहुत हद तक हम 10-11 के स्तर पर अब हम पहुँच गए हैं, और ये बहुत सारे मेहनतों के बाद ऐसा परिणाम मिला है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म किए गए हैं 2017-18 के बाद, जब से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग भागे, तो उसके बाद से बहुत बड़े रिफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, एनपीए अनुपात में गिरावट का अवलोकन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति, ये जीएनपीए, ग्रॉस लगा दीजिए एनपीए में, ग्रॉस एनपीए अनुपात 30 सितंबर 2025 को 2.1% में पहुंच गया, जो मार्च 2025 के अंत तक 2.7% से काफ़ी कम है। मार्च में 2.7% था, और यह बहुदशकीय न्यूनतम स्तर होगा, मल्टी डिकेड लो होगा, डिपिंग बिलो टू 2.2% सीन इन 2010-11 में भी 2.2% था, जो पहुंच करके 2.1% में पहुंच गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, हमारे बैंक सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले ही 5 लाख करोड़ के आसपास में बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ़ किए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। खैर वो दूसरा टॉपिक है, फिलहाल हम लोग एनपीए के बारे में समझेंगे, ग्रॉस एनपीए के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट है कि देखिए शुद्ध एनपीए, नेट एनपीए जिसको एनएनपीए कहा जाता है, इसके अनुपात परिवर्तन 0.5% पर स्थिर रहा, जो दर्शाता है कि बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। एक टर्मिनोलॉजी और है जिसको स्लिपेज रेशियो कहा जाता है। स्लिपेज अनुपात क्या कहा जाता है, क्या होता है, ये क्या होता है, एक वर्ष के शुरुआत में, जैसे वर्ष की शुरुआत हो रहे हैं, ये है दिसंबर का माह और ये कौन सा है, जनवरी का माह। तो इस वर्ष के शुरुआत के ऐसे ऋण जिनका एनपीए बन जाने की संभावना, बैड लोन्स बन जाने की संभावना, यानी कि ऐसे एनपीए जो बैड लोन्स बन जाएंगे, जिनसे अब भूल ही जाओ कि कुछ भी रिकवर होगा, उसी परिवर्तन के रेशियो को स्लिपेज रेशियो कहा जाता है।
क्या बोला मैंने? ऐसे एनपीए जिनका बैड लोन में परिवर्तित हो जाने की कंप्लीटली संभावनाएं हैं, तो कितना परसेंट लोन हमारा बैड लोन में कन्वर्ट हो रहा है, उसी परसेंटेज को स्लीपेज रेशियो कहा जाता है। बैड लोन यानी कि जो अब रिकवर हो ही नहीं सकता। अब एनपीए की डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं कि क्या होता है। कुल मिलाकर स्लीपेज में कमी दर्शाती है कि नए खराब ऋणों का प्रवाह नियंत्रित हो रहा है या फिर नियंत्रित नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसे ऋण जो खराब ऋण बनते जा रहे, बैड लोन्स बनते जा रहे हैं, अगर उस रेशियो में कमी आ रही है, यानी कि निस्संदेह हमारा जो है वो एनपीए कम होगा समय के साथ में, और अगर उसमें कमी नहीं आ रही है तो क्या होगा, हमारा एनपीए बढ़ता जाएगा। इसी रेशियो को कहा जाता है, इसी रेशियो को क्या कहा जाता है? इसी रेशियो को कहा जाता है स्लीपेज अनुपात। अब ज़रा एनपीए के डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे, फिर एनपीए के सुधार के लिए कौन कौन से बड़े प्रयास किए गए हैं। एक बीपीएससी प्रीलिम का 69 का क्वेश्चन है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड जिसको कहा जाता है। ये एक्ट 2017-18 के आसपास लाया गया है, 16-17 के आसपास, और इस एक्ट की भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है एनपीए को कम करने में, लोन रिकवरी में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। बीपीएससी प्रीलिम 69 में यह सवाल पूछ चुका है। आईबीसी के बारे में 4 बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट बनाकर के आईबीसी के बारे में पूछा गया था। एनपीए एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें मूलधन या ब्याज का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं किया जाता। 1000 रुपये का ऋण लिया, अब उस पर ब्याज सहित मान लीजिए उसको 1150 रुपया चुकाना था, 150 रुपये ब्याज के साथ में। तो ना तो उसने 1000 रुपये चुकाया, 150 रुपये तो बाद की बात है, ब्याज तो बाद की बात है, उसने तो 1000 रुपये भी नहीं चुकाया। और कहाँ पर चला गया टिकट कटा के? तो लंदन रहने चला गया और नाम रख लिया विजय माल्या। इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग एनपीए कह देते हैं, जहां पर मूलधन, ब्याज तो दूर की बात होगी, मूलधन भी बैंक को नहीं मिलता है, वो भी लेकर के वो उड़ जाते हैं वो। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यदि कोई ऋण 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है तो एनपीए घोषित हो जाता है। यह बैंकों के परिसंपत्ति गुणवत्ता का प्रमुख संकेतक होता है। बैंकों का 90 दिनों पर, मान लीजिए मैच्योरिटी पीरियड उनका ख़त्म हो गया लोन का, तो उसके बाद से अब उनको ब्याज चुकाना था और मूलधन चुकाना था, लेकिन 90 दिनों के भीतर ना तो मूलधन आया ना ब्याज का 1 रुपया आया, कुछ नहीं आ रहा है। मतलब आदमी का भी पता नहीं चल गया है ना, पता चलता है कि भाई चला गया थाईलैंड, लंदन चला गया रहने के लिए, तो फिर उसको क्या कह दिया जाता है? उसको कहा जाता है एनपीए। फिर वेट किया जाता है कि भाई देखो 12 महीने में दे रहा है क्या, उसके बाद भी अगर नहीं दे रहा है तो 90 दिनों से 12 महीने, उसके बाद फिर उसको बैड लोन्स हम लोग कह देते हैं कि अब तो इससे कुछ नहीं आने जाना है, अब तो इसको बैड लोन्स ही कह दो। 90 दिनों से कम 12 महीने तक बकाया रहता सब स्टैंडर्ड होता है। 12 महीने से भी अधिक का बकाया हो गया तो डाउटफुल में आ जाता है कि अब तो उम्मीद कम लग रही है, और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं आया तो फिर उसको लॉस मान लिया जाता है, रिकवरी असंभव में डाल दिया जाता है, रिकवरी असंभव में डाल दिया जाता है। क्या कारण होता है एनपीए बनने का? एनपीए बनने का पहला जो कारण होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन, इसको कहा जाता है आर्थिक मंदी। जैसे गरीब लोगों को बहुत सारे ऋण देती है भारत सरकार, मान लीजिए 50-50 हज़ार रुपये करके, 10-10 हज़ार रुपये करके, 1-1 लाख रुपये करके ऋण लिए। जैसे मुद्रा योजना में 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है और वो उससे आउटकम नहीं ला पाए। ऋण कोई क्यों लेता है? जैन जी को छोड़ दें तो ऋण कोई क्यों लेता है? जैन जी घूमने के लिए ऋण ले रहे हैं। बड़े अद्भुत प्राणी होते हैं जैन जी। मतलब ये लोग को उत्तराखंड, हिमाचल और अंडमान निकोबार घूमना है, उसके लिए ऋण ले रहे हैं आजकल के जैन जी। आईफोन खरीदने के लिए ऋण ले रहे हैं। तो ये तो पागलपन होता है, सोशल मीडिया ट्रेंड का ये प्रभाव होता है। जितना लंबा चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो बाकी ऋण कोई क्यों लेता है? ऋण लेता है कि किसी कैपिटल को खरीद करके, बैंक भी तभी देती है जब किसी कैपिटल को खरीद करके आप कुछ अर्न करना चाहते हैं। जैसे कि आपने ऋण लेकर के कैब खरीदा, कैब चला करके पैसे चुकाने के लिए। जैसे ऋण लेकर के आपने कोई शॉप शुरू किया और उसके जरिए पैसा चुकाएंगे आप, बैंक भी ये चीज़ देखती है ना। तो अगर वो शॉप नहीं चला, वो कैपिटल से आप कुछ सृजित नहीं कर पाए, आटा चक्की आपने खरीदा ऋण लेकर के, लेकिन आपके पास कस्टमर सही नहीं आए, आप उससे कुछ सृजित नहीं कर पाए, तो बैड लोन्स बन सकता है। आप कहाँ से चुकाएंगे, है ना। दूसरा है तो पुअर क्रेडिट अप्रेजल, मतलब कि खराब ऋण मूल्यांकन। ऋण देते समय हम ये नहीं देख पाते हैं कि इस आदमी को ऋण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऊपर से फ़ोन आया और ऋण दे दिया।
बाहरी कारक भी होते, बाजार में उतार चढ़ाव, वैश्विक व्यापार, प्राकृतिक आपदाएं, संरचनात्मक मुद्दे भी होते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप, इच्छा शक्ति की कमी या रिकवरी तंत्र की कमजोरी के कारण से भी एनपीए बनते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है इससे? बैंकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बैंकों पर रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभ कमाने की उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो लाभ ही इसी से कमाते हैं। अब कैसे लाभ कमाएंगे? ठीक है। अर्थव्यवस्था पर निवेश घटता है, क्रेडिट चक्र बाधित होता है, बैंकों के पास पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो अपने ब्रांचेज का विस्तार नहीं करेंगे, लोगों को अधिक सुविधाएं नहीं देंगे, आसानी से ऋण नहीं देंगे। इससे क्या होगा? ट्रस्ट की कमी होती जाती है। ठीक है। पॉजिटिव रिफॉर्म इसके लिए जरूरी होता है, जो सरकार ने किए भी हैं। कुछ एक्ट और अपने यहाँ के रिफॉर्म के बारे में आज चर्चा जरूर करूँगा, जैसे सरफासी एक्ट 2002 इसको कहा जाता है। ये एक्ट जो है ये लोन को रिकवर करने के लिए कई सारी शक्तियां देता है बैंकों को। सरफासी एक्ट 2002 इसको कहा जाता है। फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में बनाया गया था, दिवालिया संहिता इसको कहा जाता है। 2023-24 में आरएस 1.96 लाख रुपए का इसके द्वारा रिकवर किया गया। यहीं से सवाल पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, प्रीलिम एग्जाम में, IBC से, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से। इसी प्रकार से NCLT नामक एक संस्था बनाई गई जो क्या करती है? जो रिकवर करने का काम करती है। इसके अलावा भी सरकार ने कई सारे स्तरों पर निगरानियों को बढ़ाया है, जिससे अब आसानी से कवर हो रहे हैं, जिसका हमें परिणाम देखने को ये मिल रहा है कि NPA अब कम हो रहे हैं हमारे इकॉनमी में। और इकॉनमी में NPA का कम होना बहुत बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे बैंक जो हैं वो सुचारू ढंग से काम कर पाएंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसको कल मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी लेस इंपॉर्टेंट है। फरवरी में सबमिट होना है, तो इसलिए फरवरी से पहले इसको पढ़ना कुछ खास आपको महत्व को नहीं देगा। लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे पवित्र नगर का दर्जा और उसका धार्मिक महत्व। अमृतसर पता ही है आपको, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबों को उनके धार्मिक महत्व के कारण आधिकारिक रूप से पवित्र नगर घोषित किया गया है, क्योंकि इनमें प्रत्येक में सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक स्थित है। ठीक है। इस घोषणा का उद्देश्य इन शहरों के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करना, शराब, तंबाकू, सिगरेट और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना इन नगर की सीमाओं में, पवित्र नगर की सीमाओं में इन चीज़ों को प्रतिबंध लगाना। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। दुख की बात तब होती है जब लोग केदारनाथ और इत्यादि के यात्रा पर जाते हैं, देवघर की यात्रा पर जाते हैं, उस रास्ते में कौन सा नशा नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि आजकल सब कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड जैसा बन गया है, जहाँ पर फोटो वीडियोज़ ही आपके लिए मायने रखते हैं, भावनाएं मायने नहीं रखती हैं कई बार। पंजाब ने अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को उनके धार्मिक महत्व के कारण पवित्र नगर घोषित किया पंजाब सरकार ने, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक स्थित है। सिख धर्म की स्थापना बाबा गुरु नानक देव जी ने की थी। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर, समानता और नैतिकता पर यह बल देता है। समानता और नैतिकता पर यह बल देता है। इसके आचरण और प्रशासन में गुरुद्वारे, तख्त, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और खालसा पंथ जैसी संस्थाएं केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। खालसा पंथ जैसी संस्थाएं जो हैं केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। सिख धर्म क्या है? तो बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी के जन्म से ठीक 500 साल पहले। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है क्या पता। तो यहाँ पर आ जाते हैं। मूल सिद्धांत उत्पत्ति सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में पंजाब में गुरु नानक देव जी ने की थी। यह एक एकेश्वरवादी धर्म होता है, 10 गुरुओं के माध्यम से विकसित हुआ है, जिस पर भक्ति और सूफी परंपराओं का प्रभाव है, हर धर्म का प्रभाव है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सिख धर्म के 10 गुरु को देखिए, आपको बाबा गुरु नानक जो हैं वो आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो आपको सैन्य वेशभूषा में दिखते हैं। तो ये उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से सिख धर्म ने खुद को कैसे बदला, ये उसका सबसे शानदार उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि बाबा गुरु नानक जो हैं वो आपको ऐसे आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं और वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। इसका ये कहने का तात्पर्य होता है कि समय परिस्थिति के हिसाब से इंसानों को बदलना चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ हमेशा परिस्थितियां एक जैसी ना रहे, उसके हिसाब से खुद को बदलना, अपने संस्था को तैयार करना, अपने आइडियाज़ को आगे रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सबसे बड़ा प्रभाव आपको दिखेगा सिख धर्म से। सीख भी सबसे बड़ा यही है।
यह एकेश्वर और नैतिक जीवन, सेवा और समानता पर विशेष बल देता है। समानता सिख वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा का हिस्सा है। आचार संहिता का पालन करते हैं, केस, कंघा, करा, कचेरा और कृपान पहनते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केस, करा और कृपान जो है ये युद्ध में मदद करते हैं। करा वो नहीं है जो आप और हम पहन लेते हैं छोटा सा। सिख धर्म के करे जो होते हैं, जो निहंग पहनते हैं, वो बिल्कुल अलग होता है, भारी होता है। और केस भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि तलवार से गर्दन आसानी से कट सकता है लेकिन बाल आसानी से नहीं कट सकती। इसलिए युद्धक समुदाय जो भी रहा, चाहे वो मराठा हों, चाहे वो दक्षिण चले जाएं आप, चाहे वो यहाँ पर रहें, चाहे वो सीमावर्ती प्रदेश के पठान और पश्तून इलाके के हों, सभी के दाढ़ी होती थी लंबी और सभी के बाल पीछे होते थे लंबे। वो इसी कारण से, क्योंकि युद्धक कम्युनिटी है तो उनको यह रक्षा प्रदान करता है। तो इसके कारण से केस, करा और कृपान को अनिवार्य बनाया गया। पवित्र ग्रंथ और प्रमुख संस्थाएं जैसे धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जिसे शाश्वत गुरु माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उन्होंने कहा कि अब से कोई गुरु जन्म नहीं लेगा। ये जो किताब है धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, यही आज से आपको आने वाले पूरे समय के लिए गाइड करेंगे। इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं करना चाहिए और यही आपकी हर समस्याओं का समाधान करेगा। उस किताब में सभी धर्म के प्रमुख व्यक्तियों की चर्चा की गई है जिसके द्वारा उपदेश दिया जाता है। कभी गुरुद्वारा में अगर आप अरदास के समय जाएंगे तो उससे पहले वो होता रहता है ये सब प्रवचन। गुरुद्वारा सिखों का पूजा अर्चना, सामुदायिक सेवा का स्थान है जो सभी के लिए खुला होता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति प्रमुख गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली सर्वोच्च निर्वाचित संस्था है। खालसा पंथ सिख समुदाय का सामूहिक संगठन माना जाता है। 5 बड़े तख्त हैं इसके। अकाल तख्त है, अमृतसर में है, गुरु हरगोबिंद सिंह जी द्वारा 1606 में स्थापित था। तख्त श्री केसवगढ़ साहिब है, आनंदपुर साहिब पंजाब में है। और उसके साथ ही तख्त श्री पटना साहिब है जो पटना में है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान यही है। तख्त सचखंड हजूर साहिब है, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। और दमदमा साहिब है जो कहाँ पर है, तलवंडी साबो पंजाब में स्थित है। तो ये सिखों के 5 बड़े तख्त हैं। उसमें से सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने बिहार में भी सबसे प्रमुख तख्त में से एक कौन सा है, तो पटना साहिब तख्त है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में AETO BPSC इस चीज़ को लेकर के डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच।